अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूथ टॉक और मैं हूं कासिम शहजाद। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले इलेक्शन के बारे में, जो कि कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में हो रहा है और ये इलाका है बल्दिया का। इस इलाके में बुनियादी तौर पे जो बड़ी कौमें हैं उनमें पंजाबी मियाँ वाली की साइड की, इसी तरह हज़ारावाल, गुजराती जो कि हिंदुस्तानी गुजरात से हिजरत करके यहाँ आए, और महाजिर कौमें और पठान बड़ी कौमें यहाँ आबाद हैं। यहाँ पिछला इलेक्शन जो था वो तहरीक इंसाफ के फैसल वावड़ा साहब ने जीता था और रनर्स अप थे नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब। कुछ हल्के ये कहते हैं कि यह इलेक्शन जो था वो शहबाज शरीफ साहब ने जीता था और फैसल वावड़ा साहब को इलेक्शन के बाद यानी पोलिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो आप समझते हैं, ज़ाहिर है कि उसके बाद जितवाया गया था। और यहाँ से तहरीक लब्बाइक ने 23 से 24 हज़ार के दरमियान वोट्स लिए थे, जो कि एक बड़ी तादाद थी, और तीसरे नंबर पर रहे थे और बाकी सारी जमातें उनके बाद थीं। यहाँ से 10,000 वोट लेने वाली जमीयत उलमा इस्लाम ने इस बार नून लीग की हिमायत कर दी है और इसी तरह ANP ने भी नून लीग की हिमायत कर दी है। तो सबसे पहले हम अब डिस्कस कर लेते हैं मौजूदा उम्मीदवार कौन कौन से हैं। तो उनमें तहरीक इंसाफ के हैं जनाब अमजद आफरीदी साहब, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, तहरीक लब्बैक के नज़ीर कमालवी साहब। इस तरह एक और काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं सुन्नी तहरीक के बिलाल सलीम साहब, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM के हाफिज़ मुरसलीन साहब। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ सारा, तो इलेक्टोरल प्रोसेस, उस दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी सारे उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए और सब टिकट के उम्मीदवार थे, जिनमें इसी हलके में मौजूदा MPA जो इस सीट के नीचे MPA हैं जनाब शहजाद अवान साहब, वो भी इस MNA के टिकट के उम्मीदवार थे और तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट नहीं दिया बल्कि अमजद आफरीदी साहब को टिकट दिया। और इसी तरह बाकी भी काफ़ी सारे उम्मीदवार थे। एक तो ये ग्रुप हो गया जो नीचे MPA है वो वाला ग्रुप, और बाकी भी काफ़ी सारे ग्रुप्स जैसे खुरम शेर जमान साहब, शमीम नकवी साहब। तो ग्रुपिंग यहाँ इस हलके में मौजूद है और हर किसी का अपना अपना सिटिंग MPAs MNAs में से भी अपना अपना ग्रुप यहाँ एक अपनी अपनी लोकल सियासत कर रहा है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, लेकिन एक जो ढारस है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए वो ये है कि जो मकामी तंजीम है उनकी, वैसे जो पूरा तंजीमी सेटअप है उसमें जो उसका जो बड़ा ग्रुप है वो तहरीक इंसाफ के मौजूदा उम्मीदवार को ही सपोर्ट कर रहा है दिलो जान से। लेकिन बाकी जो सारे हलके हैं, बाकी जो सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ की वैसे जो सूरत हाल है हलके में, हमारी कुछ वहाँ दोस्तों से बात हुई तो उनके मुताबिक ये है कि वहाँ लोग, फैसल वाडा साहब जब इलेक्शन जीते थे तो उसके बाद उन्होंने कभी चक्कर भी नहीं लगाया और पानी का मसला वहाँ बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी कि तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन वहाँ कंपेन करने के लिए गई थी। तो कंपेन के बाद उनसे जो सवालात हुए और लोगों ने जिस तरह का उनके साथ रवैया रखा, तो वो रवैये से मुराद ये है कि बहुत बड़ी सख्ती से उन्होंने सवालात किए और शिकवे किए। तो उन्होंने कहा कि ये जहालत है और हम इस जहालत को ख़त्म करके रहेंगी। ये अल्फाज थे तहरीक इंसाफ की वो बर्गर फैमिली की ख़वातीन की जो वहाँ कंपेन के लिए गई थी और लोगों की जली कटी सुन के उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसे जहालत करार दे दिया। तो उसके बाद अब हम ये तो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की, और इनकी ज़ाहिरन जीतने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। उन्हें एक ही अज हासिल है कि वो वफाकी हुकूमत के उम्मीदवार हैं जो कि एक ताबेदार हुकूमत है, और अगर रेंजर्स क्योंकि यहाँ मौजूद होगी तो 5 बजे के बाद अगर कुछ होता है और उसके बाद कोई हालात बदलते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत सकती हैं, वरना उनके जीतने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। क्योंकि उनकी सूरत हाल ये है कि खुरम शेर जमान साहब की अभी कुछ देर पहले ऑडियो एक वायरल हुई, उसमें ये वो कह रहे हैं कि हमें कैंप्स लगाने के लिए बंदे नहीं मिल रहे, हमने पैसे तो लगा दिए लेकिन वो कैंप वाले के पास जाके कोई कैंप्स लगवाएगा भी तो लगाएगा ना। तो ये सूरत हाल है उनकी। तो बिल्कुल इलेक्शन में कम से कम विनिंग और रनर्स अप होने की उम्मीद उनकी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को मीडिया पे काफ़ी अच्छा पोर्ट्रे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो विनिंग पोजीशन में हैं।
लेकिन हमारी जब वहाँ मौजूद कुछ हलकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को राहील शरीफ साहब के दौर में बड़ी अच्छी सरपरस्ती हासिल रही और मजबूत भी वे हुए, लेकिन जैसे ही बाजवा साहब आए थे तो 2018 के इलेक्शन में हमने देख लिया उन्होंने कोई भी सीट कराची से हासिल नहीं की थी। तो यही चीज़ अब भी है कि बाजवा साहब अब भी मौजूद हैं, तो अब भी ज़ाहिर है कि उनकी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो अपना उनका इतना कद नहीं है कि वो किसी की सरपरस्ती के बगैर कोई एमएनए की सीट जीत सकें बज़ाते ख़ुद भी। तो वो भी जीतते हुए बगैर किसी मदद के तो नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई खुफिया मदद 5 बजे के बाद होती हैं तो इस सूरत में वो भी जीत सकते हैं, और कोई सूरत हाल नहीं है। और कुछ और चीज़ें उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। उन चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये हल्का वही है जो सानहा बल्दिया जिससे मतलब अटैच किया जाता है। ये बल्दिया का ही इलाका है, काफ़ी सारे लोग शहीद हुए थे यहाँ, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। तो एक तो बुनियादी तौर पे ये भी सब कुछ उसके ख़िलाफ़ जाता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो जिन लोगों पे कुछ इल्ज़ामात थे वो लोग मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि उन लोगों में सबसे बड़ा नाम जो था हम्माद सिद्दीकी साहब का था। तो जब मीडिया ये बात किया करता था या वहाँ मकामी लोग जब बात किया करते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे कि हम्माद सिद्दीकी साहब की मैं गारंटी देता हूँ कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। अब वहाँ बैनर्स लग चुके हैं हल्के में कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जवाब दें कि सानिहा बल्दिया का ज़िम्मेदार कौन है। और ये चीज़ जो है वो वोटर्स को मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़ उभार रही है, और उनका वोटर अगर किसी का ज़हन बन चुका था उन्हें वोट देने पर, तो क्योंकि इतना बड़ा सानिहा था और किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार कोई दोस्त लाजमी उससे मुतासिर हुआ, तो हर बंदा यानी उस हवाले से गमज़दा है। तो लोग जो है वो अपना ज़हन बदलना शुरू हो जाएंगे। वो बैनर्स कैंपेन के बाद कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी ने लगवाए या एमकेएम ने लगवाए, खैर जिसने भी लगवाए वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एमकेएम की, तो एमकेएम भाई के बगैर कुछ नहीं है। भाई के बगैर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो भाई के बगैर वो जीत नहीं सकते। तो एमकेएम उन्हें इससे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं हम कर सकते। उनका जो उम्मीदवार है वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है, और बिल्कुल वो टॉप 3 में नहीं आ सकते भाई के बगैर। चौथा हम डिस्कस कर लेते हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को एक एज ये हासिल है कि उनका जो कैंडिडेट है वो पख्तून है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो 10,000 वोट थे वो बुनियादी तौर पख्तून वोट ही थे, क्योंकि देवबंदी उस इलाके का जो है वो तकरीबन ज़्यादातर पख्तून ही है, और जमीयत उलमा इस्लाम को ज़ाहिर है कि 90% देवबंदी वोट ही मिलता है। तो वो जो देवबंदी पख्तून वोट था वो नून लीग की तरफ 10,000 का 10,000 नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ दूसरों को भी जाएगा। और दूसरों में अगर देखा जाए तो एक और पठान उम्मीदवार है अमजद अफरीदी, लेकिन जो बंदा जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे चुका है वो तहरीक इंसाफ के पठान को वोट नहीं देगा, बल्कि वो पीपल्स पार्टी के पठान को वोट दे लेगा। तो उस 10,000 में से अगर 4-5 हज़ार मिफ्ता इस्माइल साहब को मिलता है तो 500,000 अपना अब्दुल कादिर मंदोखैल साहब 1,000-2,000 वो भी ले जाएंगे, और इस तरह बाकी 2-3 हज़ार वोट भी तकसीम हो जाएगा मुख्तलिफ बुनियादों पे। तो दूसरी बात यह है कि वो हुकूमती उम्मीदवार हैं। तो हुकूमती उम्मीदवार होने के नाते वो ज़ाहिर है कि लोगों से वादे कर रहे हैं तरक्याती कामों के, नौकरियों के, और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की वो ये कि वो कम्युनिटीज़ से मिले, कम्युनिटीज़ के सरबराहों से मिले। कराची में ख़ुसूसन बलदिया और कराची के दूसरे इलाकों में भी जो मेमन और गुजराती महाजिरीन हैं उनकी मुख्तलिफ़ जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे गांची है, अपना पटेल हैं, इसी तरह पटनी हैं, तो मतलब जितनी भी उनकी ये ब्रांचेस हैं गुजराती और मेमन्स की, उनकी अलग-अलग कम्युनिटीज़ की अपनी एक ग्रुप्स बने हैं, जमातें बनी हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। तो यहाँ मंदोखैल साहब ने उन बॉडीज़ के सरबराहान से और उन बॉडीज़ से मुलाकात की, उनसे वोट मांगे, उनसे उनकी कम्युनिटी के लिए नौकरियों के वादे किए, और इसी तरह उनकी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए वादे किए। फिर उनकी कम्युनिटीज़ के जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में कोई सीवरेज के मामला थे, कोई पानी के हवाले से मामला थे, तो वहाँ उनको मदद की पेशकश की कि मैं जीते साथ ही इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवाऊँगा। तो ये आज भी मतलब ये उनका एक अच्छा मूव साबित हुआ। और
बाकी ये है कि जो सूबाई मशीनरी है वो भी उनके साथ है, ये भी उन्हें हासिल है। फिर वो वादे वईद कर सकते हैं, 2-2.5 साल उनके पास हैं कि वो सूबाई हुकूमत में है उनकी जमात, तो ये चीज़ भी उन्हें मुतासिर करती है और मुमकिन तौर पे ये टॉप 3 में हो सकते हैं। जीत तो नहीं सकते, शायद दूसरे नंबर पे भी ना आए, तीसरे नंबर पे आएँ, लेकिन दूसरे नंबर पे भी आना इनका मुहाल नहीं है, लेकिन जीतना ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब तकरीबन इस वक्त तक जो हमारी मालूमात हैं वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका तारुफ ज़ाहिर है यही है कि वो एक पढ़े लिखे और बतौर टेक्नोक्रेट नून लीग में शामिल हैं और मीडिया पे भी एक अच्छा चेहरा जाने जाते हैं नून लीग के लिए, और नून लीग की तरफ से वो दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये क्योंकि नून लीग का मजबूत हल्का है और शायद वो उन्हें पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ही इस बार यहाँ से उतारा गया। तो एक तो पंजाबी वोट, जाहिर है कि नून लीग पंजाब की नुमाइंदा जमात है और उसके उसके जो उम्मीदवार हैं उसको वहाँ का पंजाबी वोट अक्सर मिलेगा, अक्सर पंजाबी वोट और हज़ारा वोट जो है वो भी उनको मिल जाएगा। इसी तरह क्योंकि वो ख़ुद गुजराती हैं तो गुजरातियों की कसीर तादाद वहाँ मौजूद है, तो गुजराती वोट बतौर फैमिली वोट या बरादरी वोट कह लें, बतौर बरादरी वोट उन्हें मिलेगा, तो ये वोट भी मिलेगा। इस तरह नून लीग का कोई नज़रियाती वोट भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि नून लीग के ये सबसे मजबूत हलकों में से एक है कराची के, बाकी हलकों में तो ख़ास नून लीग का वोट नहीं है, तो ये सबसे मजबूत हलका है। तो नून लीग जो है वो उसका नज़रियाती वोट जो है वो भी मिफ्ता इस्माइल साहब को मिलेगा। तो बज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब एक तो ज़ाहिर है कि मजबूत ख़ानदान है, माली तौर पे मुस्तहकम ख़ानदान है। इस्माइल फूड्स जो हैं, इस्माइल इंडस्ट्री या इस्माइल फूड्स इंडस्ट्रीज इस तरह करके नाम है, कैंडीलैंड मशहूर ब्रांड जो है वो इसका है, बच्चों की टॉफ़ीज़ वगैरह जो बनाते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है इनका ख़ानदान इस कंपनी का मालिक है। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में एक चीज़ इलेक्शन से पहले जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब कट्टर बरेलवी हैं। तो एक मुझे ये था कि मिफ्ता इस्माइल साहब शायद इस बात को इस्तेमाल करें क्योंकि इनके मुकाबले में तहरीक लब्बैक है, और तहरीक लब्बैक ज़ाहिर है कि नून लीग का वोट काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही थी, तो उन्हें ये डर था। तो शायद मुझे था कि वो बरेलवी फैक्टर को इस्तेमाल करें। उनके वालिद साहब जो हैं वो बरेलवी एक तलबा तंजीम ATI के मकामी तौर पे थोड़ी बहुत फंडिंग उनके नौजवानों की हौसला अफजाई किया करते थे, ये मशहूर है इनके बारे में। इसी तरह मिलाद वगैरह और 11वीं शरीफ इस तरह के काम भी वो, यानी रिवायती एक बरेलवी ख़ानदान है। तो अब सुनने में ये आया है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, किसी बरेलवी आलिम के पास बतौर बरेलवी वो नहीं गए कि मैं बरेलवी हूँ तो मुझे वोट दें या दिलवाएं, तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ इस्तेमाल नहीं की, और शायद कोई पार्टी इंस्ट्रक्शंस हो, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का माहौल इसी तरफ जा रहा है कि मज़हब का नाम ना लिया जाए, तो उन्होंने नहीं लेना मुनासिब समझा। तो बुनियादी तौर पे उनके बारे में अब यही है कि वो ज़ाहिरन एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब तहरीक लब्बैक की तरफ, और बिलाल सलीम कादरी साहब को भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। बिलाल सलीम कादरी साहब जो हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक के टिकट पे ही 2018 का इलेक्शन लड़ा था, और वो इलेक्शन वाले दिन तो जीत गए थे, लेकिन यहाँ से नतीजा रोक लिया गया था, और 3 दिन बाद जब नतीजा आया तो वो पहले नंबर से तीसरे नंबर पे चले गए। बिलावल साहब दूसरे नंबर पे थे, वो दूसरे नंबर पे ही रहे, और अपना तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो तीसरे नंबर पे थे उन्हें जितवा दिया गया था। तो बिलाल सलीम कादरी साहब यही कहते हैं कि मैं वो इलेक्शन जीत चुका था, और ज़ाहिर है मीडिया पे भी ये बात आ चुकी थी, और ये बात कहने में वो हक बजानिब हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल सलीम कादरी साहब ने तहरीक लब्बैक का टिकट भी मांगा था। तहरीक लब्बैक ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसकी जो वजूहात हमें मालूम पड़ी वो ये है कि तहरीक लब्बैक की जो बल्दिया की मकामी क़यादत थी वो ये चाहती थी कि हम अपना कारकुन लाएं सामने जिसने काम किया हो, या हमारे कारकुन जिसे कहें वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि बिलाल सलीम कादरी साहब बाकायदा तहरीक लब्बैक में शामिल नहीं है, तो इसलिए वहाँ उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा। और एक ये ज़ाहिर लॉजिकल चीज़ है कि कोई भी जमात अपने कारकुन को उतारना चाहेगी, और ऐसी एडजस्टमेंट वैसे भी एक जनरल इलेक्शन हो तो वहाँ हो जाती हैं। ज़िमनी इलेक्शंस में ज़ाहिर है कि किसी और पार्टी के बंदे को आप अपना टिकट दे के खड़ा नहीं कर सकते। तहरीक लब्बैक
तहरीक लब्बैक का ज़ाहिर है कि अपना 23-24 हज़ार यहाँ वोट था जो उन्होंने दिया, वो वोट तो उनका पक्का होगा, यानी टर्न आउट के हिसाब से जितने फ़ीसद टर्न आउट कम हुआ उतने फ़ीसद उनका वोट भी कम हो जाएगा, लेकिन वो अपना वोट उसे कंटिन्यू करेंगे जितना उन्हें मिला। उसके बाद उन्हें एक एक ये होता है, ज़ाहिर है कि एक तो पक्का वोट होता है, दूसरा होता है एक ब्रेलवी फैक्टर, यानी ब्रेलवी वोट, यानी कुछ वोट आपका नज़रियाती होता है और कुछ इस वजह से मिल रहा है कि आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदा हैं। तो अब बरेलवी मकतबा फ़िक्र का नुमाइंदा होने की वजह से जो वोट है वो तकसीम हो गया, वो आधा बिलाल साहब को मिलेगा, आधा तहरीक लब्बैक को। बिलाल साहब ज़ाहिर है कि उनकी शख्सियत जो है वो मज़बूत है नज़ीर कमालवी साहब से, क्योंकि वो बिलाल साहब जो हैं वो सलीम कादरी साहब के बेटे हैं, जो कि सुन्नी तहरीक के सरबराह थे और सुन्नी तहरीक के बरेलवियों के लिए ज़ाहिर है कि बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, साल है नश्तर पार्क देख लें, सलीम कादरी की अपनी शहादत देख लें, कराची में और बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग भी हुई उनके कारकुनान की, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इसी हलके में बिलाल सलीम कादरी साहब रहते हैं। सलीम कादरी साहब ने भी यहाँ ज़िंदगी गुजारी, उनकी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं। सलीम कादरी साहब का मज़ार वहाँ है, बिलाल सलीम कादरी साहब जुमा की नमाज़ वहाँ पढ़ाते हैं, उनकी डिस्पेंसरी है वहाँ जो अब हस्पताल में कन्वर्ट होने वाली है, वो कोई तालीमी इदारा स्कूल वगैरह भी बना रहे हैं, कुछ चल भी रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल कुछ हमारे सामने आई है। तो वो अच्छा खासा मतलब एक बाइज़्ज़त वोट तो ले लेंगे बिलाल सलीम कादरी साहब, जो कि ज़ाहिर है कि उनकी गैर मौजूदगी में सारा का सारा तहरीक लब्बैक को पढ़ना था। और अब 11 तारीख से लेके 4 से 5 दिन पहले तक तहरीक लब्बैक की सूरत हाल वहाँ ये थी कि सुनने में ये आ रहा था कि जब से वो धरने वाला मामला ख़त्म हुआ तो तहरीक लब्बैक बिल्कुल कैंपेन में कहीं नज़र नहीं आ रही थी और बिल्कुल टॉप 3 से वो निकलती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक फिर 3-4 दिन पहले तहरीक लब्बैक के जो डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब हैं और फ़ारूक हसन कादरी साहब उन्होंने वहाँ के दौरे किए कराची के, और वहाँ उन्होंने काफ़ी बड़े रैलीज़ भी की और जलसे भी किए, और उसके बाद तहरीक लब्बैक को दोबारा से बूस्ट अप मिला और अब तहरीक लब्बैक जो है वो दोबारा से टॉप 3 टॉप 4 में है और वो मुकाबले में भी है इस वक्त। यानी मैं बतौर सियासी अपनी जितनी मुझे समझ बूझ है, मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक कोई मुकाबले से बाहर नहीं है, क्योंकि देखें ये जो अभी सारे मामला हुए पाकिस्तान में, कि तहरीक लब्बैक के हक़ में जा सकते हैं अगर नून लीग पीटीआई और तहरीक इंसाफ का 2-2 4-4 हज़ार वोट भी आगे पीछे होता है इस धरने और तहरीक लब्बैक पर जो सीधी गोलियां चलाई गई और बल्दिया में भी लोग शहीद हुए, तो इस सब के नतीजे में 2-2 4-4 हज़ार वोट भी इनका कन्वर्ट हो के नून लीग अपना तहरीक लब्बैक की तरफ से आता है, तो तहरीक लब्बैक ऊपर जाएगी, और क्योंकि वो कम होंगे और ये ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो तहरीक लब्बैक जो है वो जीतने की पोजीशन में भी जा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़ाहरी तौर पे जो है वो नून लीग के जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं के जीतने के चांसेस हैं। तो ये तो थी एक मुख्तसर सूरत हाल कराची के हलके की। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है और क्या नतीजा आता है। कल 5 बजे के बाद जब नताइज आना शुरू होंगे तो मज़ीद हम इंशाल्लाह नताइज के मुकम्मल होने तक इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।